गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा पार्ट 1 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक इतिहास का पार्ट है। इसमें हमने जो है कल भारत में महाजनपद काल पढ़ा था। महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? 16। उनके नाम भी आपको याद करने हैं, जिस क्रम में मैंने बोले थे उसी क्रम में। और उसमें हमने ये भी देखा कि महाजनपद में जनपदों में दो प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र और गणतंत्र। वो कौन कौन से थे? ये भी आपके 4 नंबर का प्रश्न बनेगा। आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान के प्रमुख जनपद। राजस्थान के प्रमुख जनपद। तो राजस्थान में भी देखो, अपने भारत में महाजनपद थे, तो राजस्थान में कौन कौन से महाजनपद है? जनपद और महाजनपद दोनों के बारे में देखेंगे अपन इसमें। राजस्थान के प्रमुख जनपद। तो अब इसमें देखो आप, वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण, अब यहाँ से अंडरलाइन करो, यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, सीवी, अर्जुनायन आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। ये राजस्थान में जो जनपद विकसित हुए वो क्यों हुए कि यूनानी आक्रमण होने लग गए हमारे भारत में, उत्तर भारत में। तो वहाँ से पंजाब से जो है मालव, सीवी, अर्जुनाइन ये जो जातियां हैं ये जो है राजस्थान में आ गई और राजस्थान में ही निवास करने लग गई, वहीं पर बस गई, जिससे कि वहाँ जो पहले जनपद वगैरह थे, वहाँ जो लोग रहते थे उनकी संख्या में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। तो ये भी आपके 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जो है जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात कैसे हुआ। तो इसमें आप यहीं से लिखोगे, यूनानी आक्रमण के कारण। सिकंदर जो था यूनानी आक्रमणकारी, उसके आक्रमण होने लग गए थे, तो पंजाब से ये जातियां राजस्थान में आकर निवास करने लग गई और राजस्थान में जो है जनपदों का विस्तार हो गया और एक शासन व्यवस्था विकसित हो गई। जो हमने देखा था ना पहले प्रारंभ काल में जो है सार्वभौम सत्ता का अभाव था, वो सार्वभौम सत्ता स्थापित हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका थोड़ा सा यही बनेगा, 1 नंबर का ही पूछ लिया जाए तो यूनानी आक्रमण के कारण जो है राजस्थान में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। ठीक है, छोटा 1 नंबर वाला प्रश्न है। अब देखो, ये आपका 4 अंक का प्रश्न बनेगा, ये और ये आज का होमवर्क भी है आपका। ठीक है, कितने अंक वाला प्रश्न है ये? 4 अंक का। और प्रश्न होगा राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन कौन से थे, वर्णन कीजिए। राजस्थान के प्रमुख जनपदों का वर्णन कीजिए, या राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन कौन से थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा 1 नंबर का प्रश्न भी होता है कि जनपद और महाजनपद, राजस्थान के महाजनपद कौन से थे और जनपद कौन से थे। तो महाजनपद तो वो होंगे जो 16 महाजनपदों में नाम जिनका आया है, जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, मत्स्य, सूरसेन। तो ये मत्स्य और सूरसेन जो है ये राजस्थान के महाजनपद थे। ठीक है, तो जनपद कितने थे? ये 4 थे भाई, जनपद से ही तो महाजनपद बने हैं ना। तो ये जो है चारों जनपद थे राजस्थान के। और महाजनपद पूछे तो 2 ही थे, मत्स्य और सूरसेन, क्योंकि महाजनपद तो कितने थे? 16 ही थे। तो 16 में से 2 कहाँ थे? महाजनपद राजस्थान में थे। और राजस्थान के प्रमुख जनपद पूछे तो 4 के नाम लिखने हैं, और राजस्थान के प्रमुख महाजनपद पूछे तो 2 के ही नाम लिखने हैं, मत्स्य और सूरसेन। ठीक है, 1 नंबर के प्रश्न में तो। और 4 नंबर के प्रश्न में इसका वर्णन पूछा जाएगा कि राजस्थान के प्रमुख जनपदों का वर्णन कीजिए, या राजस्थान के प्रमुख जनपदों का नाम लिखिए और उनके बारे में समझाइए, या जो भी प्रश्न बने। वर्णन वाला 4 नंबर का, सिर्फ नाम वाला 1 नंबर का। तो देखो अब आप, और ये प्रश्न आपको करना, आज वर्णन वाला आपको 4 अंक के प्रश्न करोगे आप कॉपी में। तो आज का होमवर्क आपका यही है कि राजस्थान के प्रमुख जनपदों का नाम लिखिए और उनका वर्णन कीजिए, या राजस्थान के प्रमुख जनपदों का वर्णन कीजिए। तो देखो, सबसे पहले हैं जांगल। राजस्थान के प्रमुख जनपदों में पहला जनपद कौन सा है? जांगल। इसमें से आपके 1 नंबर के भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं,
वर्णन आप अच्छे से याद करो और उसी में देख लो कि जैसे जांगल जनपद जो था राजस्थान के कौन से क्षेत्र में था, उसकी राजधानी क्या थी, ये सारे एक एक नंबर के प्रश्न बनेंगे। तो आपको तो 4 अंक वाला करना है पूरा वर्णन याद करोगे तो 1 नंबर का आंसर भी दे दोगे आप। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख जनपदों का वर्णन कीजिए। पहला है जांगल। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहलाते थे। अब यही 1 नंबर का हो जाता है कि वर्तमान राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता था। ठीक है, तो वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में क्या कहलाते थे, जांगल प्रदेश कहलाते थे। कहीं कहीं इनका नाम कुरु जांगला और माद्रे जांगला भी मिलता है। इस जनपद की राजधानी अहिर छत्रपुर थी, अहिर छत्रपुर, जो नागौर, वर्तमान नागौर का पुराना नाम है, जिसे इस समय नागौर कहते हैं। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। कौन? बीकानेर के शासक जो है अपने आप को जांगल प्रदेश के स्वामी थे, तो अपने आप को जांगलधर बादशाह कहते थे। बीकानेर राज्य के राजचिन्ह में जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। तो ये भी आपके 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि जांगलधर बादशाह जो है जय जांगलधर बादशाह, ये कौन से जनपद में लिखा मिलता है, कौन से राजा का राज चिन्ह था, तो किसका राज चिन्ह था, बीकानेर के राजाओं का। ठीक है, तो 1 नंबर का कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इसका वर्णन आपको जो 4 नंबर में करोगे वो ये यहाँ जांगल देश कहलाते थे, फिर यहाँ से कर देना। इस जनपद की राजधानी अहिर छत्रपुर थी, जिसे जो है इस समय नागौर कहते हैं। और फिर ये पूरा आ जाएगा। इसमें एक थोड़ा सा छोड़ देना, बाकी आपको पूरा करना है। जांगलधर बादशाह कहते थे, यहाँ तक का। ठीक है, आगे देखो। मत्स्य क्षेत्र किसी का भी पूछा जा सकता है। 1 नंबर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि वर्तमान जांगल जनपद का क्षेत्र वर्तमान में कौन सा है, तो जांगल का बीकानेर और जोधपुर जिले के का भाग। मत्स्य देखो, अगला है मत्स्य, जो एक जनपद, राजस्थान का जनपद और महाजनपदों में भी है। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र पूछे तो ये 1 नंबर का भी प्रश्न है और वर्णन में भी लिखना है। इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक था। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भूभाग भी इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, विराटनगर, जो अभी अपने अलवर जिले में है, जिसे वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कर लो इसको। ठीक है, मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है। महाभारत में कहा गया है कि शहाज नामक एक राजा ने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और कालांतर में ये विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। तो इसमें आपको जो है इसका वर्णन यहीं से करना है। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पूरा वर्णन करके ये यहाँ से यहाँ तक कर दो आप। बेराट के नाम से जाना जाता है, यहाँ तक करो। और फिर क्या था, जैसे 16 जनपद है ना, 16 महाजनपदों में क्या होता है कि अंत में मगध एक शक्तिशाली जनपद के रूप में उभर कर आता है। ये 6 क्लास में पढ़ा होगा आपने। यही जो है 16 महाजनपदों के राजा जो है आपस में लड़ते रहते थे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। और कालांतर में यानी आने वाले समय में जो है, पहले तो इसको जो है मत्स्य, चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया है इसने। किसने? सहाज नामक राजा ने। फिर मत्स्य में चेदी राज्य का, और कालांतर में मत्स्य में कौन सा राज्य मिल गया? चेदी। और फिर मत्स्य किस में मिल गया? मगध में। इस प्रकार आगे हम यही पढ़ेंगे कि ये 16 महाजनपद के राजा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। जैसे मत्स्य ने चेदी को मिला लिया, फिर मगध ने मत्स्य पर आक्रमण किया और मत्स्य को अपने में मिला लिया। इस प्रकार मगध एक विशाल साम्राज्य बन गया था। तो इसका वर्णन आप यहाँ तक कर दो और फिर ये यहाँ से यहाँ तक कर दो। ठीक है, इसका जो वर्णन करोगे 4 नंबर के प्रश्न में, यहाँ से लेके यहाँ तक करने के बाद यहाँ से यहाँ तक कर दो मत्स्य महाजनपद का। ठीक है, सूरसेन देखो, आधुनिक ब्रज क्षेत्र से में ये महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। ये ब्रज क्षेत्र में, इसका क्षेत्र कौन सा था? ब्रज क्षेत्र। और राजधानी कौन सी थी?
मथुरा। राजधानी सबकी याद रखोगे आप। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूर सेनोई तथा राजधानी को मेथोरा कहते हैं। प्राचीन जो यूनानी लेखक थे वो सूरसेन को सूरसेनोई और राजधानी मथुरा को मेथोरा कहते हैं। महाभारत के अनुसार यहाँ यदुवंश यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली, वर्तमान के जो अपने हैं भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले का अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता था और वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। ये एक नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का जन्म कौन से जनपद से था? सूरसेन से। जो वो थे ना इनके ये जो अग्रसेन इनके नाना थे, ये सूरसेन कंस जो सूरसेन जनपद का ही शासक था और इनके पिता जो थे वासुदेव वो वहीं के थे। तो वासुदेव के पुत्र कृष्ण का संबंध किस जनपद से है? सूरसेन से। यहाँ पर जो है यादव वंश का शासन था। तो अब इसका वर्णन आपको यहाँ से करना है। देखो वर्णन, ये यहाँ से ये पूरी लाइन के आप यहाँ तक लिखो बस। मथुरा थी, ये पूरा यूनानी शासक क्या कहते थे उसको छोड़ दो और फिर यहाँ से लिख दो, पूरा आएगा फिर पूरा। ठीक है, ये यूनानी शासक कहते थे उसको छोड़ के ये पूरा करना है। और राजधानी क्या थी? मथुरा थी। छोटे प्रश्न को से वर्तमान क्षेत्र कौन सा है? सूरसेन जनपद में वर्तमान राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आता है? भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों का अधिकांश भाग और अलवर का पूर्वी भाग। और ब्रज क्षेत्र, ब्रज अपने भरतपुर धौलपुर वाले क्षेत्र को ही कहते हैं। अब है सीवी, चौथा। सीवी में देखो, सीवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी तथा राजा सुशिन ने उसे अन्य प्रजातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की ये सीवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। तो इसमें सीवी जनपद में देखो आप, सीवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी और राजा कौन था? सुशिन। इसने जो है अन्य प्रजातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में जो है ये पराजित इसने सुशिन ने उसे किसे? शिवपुर के शासक को, उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान अभी वर्तमान में, जो प्राचीन उस समय शिवपुर था वो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, और कालांतर में जो पाकिस्तान, पंजाब हमारा राज्य पाकिस्तान की सीमा पर ही है। उस समय पाकिस्तान ये अलग अलग थोड़ी थे, तो वहां से सीवी जाति राजस्थान में आके रहने लगी थी। हमने ऊपर पढ़ा था ना, यूनानी आक्रमण के कारण जो है पंजाब की मालव, सीवी, अर्जुनाइन ये जातियां राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में या राजस्थान में आकर निवास करने लगी थी। तो इसका वर्णन आप शिवपुर थी तथा राजा सुशिन ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। इसको छोड़ दो। फिर देखो और ऐसे इसकी यहाँ से चित्तौड़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। बाद में जब यूनानी आक्रमणकारी हुए, वो पंजाब से, पाकिस्तान से जो है सीवी जाति के लोग यहाँ आकर रहने लग गए। शिवपुरी थी उसमें। बाद में जो है इन्होंने, हमारे राजस्थान के राजाओं ने क्या करा था? उसकी राजधानी चेंज कर दी और क्या बना ली? चित्तौड़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों से सीवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। सीवी कौन थे? जो पंजाब से आई थी जाति प्राप्त हुए। मंदसौर के पास 5 गुहालेख प्राप्त हुए जिनसे सीवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूरब तक होना ज्ञात होता है। तो ये एक नंबर का प्रश्न बनता है कि कौन से गुहालेख से जो है हमें सीवी जनपद के विस्तार की जानकारी मिलती है? कौन से गुहालेख से हमें सीवी जनपद के विस्तार की जानकारी मिलती है? तो कौन से मिलती है? मंदसौर गुहालेख से। ठीक है, तो इसमें सीवी जनपद का वर्णन आपको पहले यहाँ से इसका करना था, यहाँ तक पराजित किया था, यहाँ तक कर दो और पाकिस्तान में की जाती है इसको छोड़ दो। फिर जो है ये कर दो, इसका यहाँ तक कर दो और ये 1 नंबर में, मतलब थोड़ा सा इस पैराग्राफ में, थोड़ा इस पैराग्राफ में, या इसको यहाँ तक कर लो आप, यहाँ तक कर लो। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान शिवपुर कहाँ है? तो कहाँ है? पाकिस्तान में। इसका यहाँ से यहाँ तक और इसका यहाँ से यहाँ तक। तो सीवी जनपद की 2 राजधानियां होगी, शिवपुर और चित्तौड़।
आगे देखो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार ही आना था लेकिन आया नहीं, आपके आ सकता है। राजस्थान के प्रमुख जनपदों का वर्णन, ठीक है। तो आपको अच्छे से करके, और कोई इतना हार्ड भी नहीं है, याद भी कर लेना है साथ का साथ। अब देखो अगला, हमने पढ़ा था पीछे कि महाजनपदों में गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक दोनों ही प्रकार की शासन प्रणाली थी। तो अब ये भी 4 नंबर का प्रश्न होगा आपके यहाँ। तो देखो, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों में राज सत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में थी। वहाँ राजतंत्र भी था और गणतंत्र भी था, लेकिन जहाँ गणतंत्र था, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, गणतंत्र में क्या होता है कि जो है राजा का चुनाव जनता करती है, जो शासक होता है वो जनता द्वारा चुना हुआ होता है, और वो जनता के जो है नियंत्रण में भी रहता है, जनता चाहे तो उसको हटा भी सकती है, ऐसा होता है गणतंत्र में। ले वहां पर भी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, गणराज्य कहते थे, गण के शासक को गणपति कहते थे। लेकिन इसके बावजूद भी, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राज सत्ता किसके हाथ में थी? कुलीन परिवारों के हाथ में ही थी, यानी जो राजा होता था ना उसका, महाजनपद या जनपद का, उसी के हाथ में, उसी के राज परिवार के सदस्यों के हाथ में ही थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि संतागार सभा के प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। संतागार एक संस्था थी जो राजकार्य देखा करती थी, उसमें जो है कौन हिस्सा लेते थे? राज परिवार के सदस्य ही लेते थे सिर्फ, है ना। और इन परिवारों की, कौन से परिवारों की? जो कुलीन परिवार होते थे, उनके प्रतिनिधि ही संतागार सभा के प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। संतागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे, इसे अनुयु विरोध कहा जाता था। ये 1 नंबर का प्रश्न है आपके कि अनुयु विरोध किसे कहा जाता था? तो उत्तर होगा कि इसमें महाजनपद काल में संतागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे, इसे अनुयु विरोध कहा जाता था। और संतागार के जो है प्रमुख सदस्य कौन हुआ करते थे? ये कुलीन परिवार के लोग ही। किसी भी विषय पर ये अपने विचार व्यक्त कर सकते थे, विरोध भी कर सकते थे। जो राजा ने कोई नियम बनाया तो उसको क्या कहा जाता था? अनुयु विरोध। जो विषय विवादाग्रस्त होते थे उन पर मतदान कराया जाता था। मतदान में बहुरंगी सिलिकाएं काम में ली जाती थी। अगर मान लो शासन व्यवस्था में या सत्ता में किसी भी प्रकार का विरोधाभास हो जाता, जो सदस्य करते थे ना अपने विचार व्यक्त करते, उनमें उन सदस्यों के विचारों में मतभेद हो जाता, तो जो है फिर मतदान कराया जाता था। विवादाग्रस्त विषय हो जाते हैं ना उस पर कि भाई कौन ज्यादा के किस बात के पक्ष में ज्यादा लोग हैं, तो मतदान करते थे। और मतदान बहुरंगी सिलिकाओं काम में ली जाती थी कि भाई जो सहमत है वो लाल रंग की सिलिकाएं डाले, जो असहमत है वो हरी रंग की डाले, इस तरह से। और जो उदासीन है वो डाले, इस तरह से जो है सिलिकाओं का प्रयोग किया जाता था। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपके कि महाजनपद काल में मतदान के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? बहुरंगी सिलिकाओं का। बहुरंगी यानी लाल, पीली, गुलाबी, जो भी। संस्थागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। अब यहाँ प्रश्न आपके यही बनेगा कि संस्थागार क्या थी? 4 नंबर का प्रश्न बनेगा कि संस्थागार क्या थी। तो आपको ये पूरा उत्तर देना है कि संस्थागार महाजनपद काल में जो है एक बड़ी संस्था थी, जिसमें जो है राज सत्ता के कुलीन परिवार के सदस्य हुआ करते थे। इस तरह इसको बना के देना है, ठीक है। तो ये 4 नंबर का प्रश्न बनेगा पूरा की संस्थागार क्या थी। तो क्या थी संस्थागार? यहाँ से शुरू करोगे आप, संस्थागार क्या थी का उत्तर कि संस्थागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संस्थागार के अलावा प्रांतीय संस्थागार भी होते थे। कालांतर में गुटबाजी और आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हुआ। समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनाधिक रूप से इनके पतन के लिए उत्तरदायी थी। तो आप पहले तो यहीं से दे दो इसका उत्तर, संस्थागार क्या थी का पूरा यहाँ तक। फिर यहाँ से लिख दो कि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद यह हो गया ना कि संस्थागार बड़ी संस्था थी। राज्य के नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था, संस्थागार सभा में, जिसके सदस्य अधिकांश कौन होते थे? राज सत्ता के। ये बाद में लिख देना, पूरा यहाँ तक लिख दो पहले। विशाल गणराज्य, बड़े बड़े विशाल जो गणराज्य थे उनमें प्रांतीय संस्थागार भी होती थी, यानी पूरे देश को राज्यों में बांट रखा ना,
वैसे महाजनपद को छोटे छोटे प्रांतों में बांट रखा था, तो प्रांतों की जो है प्रांतीय संस्थागार भी अलग होते थे और पूरे महाजनपद के संस्थागार एक अलग होती थी, बड़ी संस्था थी। ठीक है, तो विशाल गणराज्य को केंद्रीय संस्थागार के अलावा प्रांतीय संस्थागार भी होते थे। तो दोनों जगह की, जैसे हमारे केंद्र सरकार और राज्य, भारत की सरकार और राज्यों की सरकार अलग अलग है ना, इस प्रकार होते थे। अब कालांतर में क्या हुआ, आने वाले समय में जब महाजनपद काल में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली होने के बावजूद भी राज सत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में थी। खैर वो जो है विवादाग्रस्त विषय पर विचार, अपने विचार रख सकते थे, राजा की मनमर्जी नहीं चलती थी इतनी। तो अगर राजा कोई गलत कानून बनाता या लोगों का शोषण करता तो लोग उसका विरोध कर सकते थे। ठीक है, तो लेकिन कालांतर में क्या हुआ, इनमें ही जो संतागार के सदस्य और ये जो महाजनपद के लोग थे, इनमें गुटबाजी और आपसी फूट हो गई। इस कारण इन गणराज्यों का क्या होने लग गया, पतन होने लग गया। और समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति, और समकालीन यानी उस समय के, कालांतर यानी तो आने वाले समय में क्या हुआ कि इन महाजनपदों में जो है गुटबाजी और आपसी फूट होने लग गई। तो इन गणराज्यों का पतन शुरू हो गया। गणराज्य कहते थे, जहाँ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी ना, उसको क्या कहा जाता था, गणराज्य, और उसके शासक को गणपति कहा जाता था। तो आपसी फूट और गुटबाजी के कारण जो है इनका पतन शुरू हो गया। और समकालीन, अब इन यही आपस में लड़ रहे थे, आपसी फूट गुटबाजी थी, तो उस समय के जो राजतंत्र थे, जो पढ़ा ना अपने दो प्रकार की शासन व्यवस्था, गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक, तो जहाँ राजतंत्र थे वो जो है अपनी विस्तारवादी नीति, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जो है इनको आपस में लड़ने वाले जनपदों पर आक्रमण कर करके अपने में मिलाने लग गए थे। इस प्रकार से जो है इनका धीरे धीरे क्या हो गया, महाजनपदों का पतन हो गया और राजतंत्र शासन प्रणाली विकसित हो गई। अब एक वंश के राजा जो है शासन करने लग गए। तो इस तरह से जो है महाजनपदों का पतन हो गया और जो है राजतंत्र विकसित हो गया। कौन सा राजतंत्र आ गया, अब राजतंत्र। उस समय राजतंत्र गणतंत्र दोनों थे, लेकिन गणतंत्रों का, गणराज्यों का पतन हुआ और उस समय के जो राजतंत्र थे वो अपनी विस्तारवादी नीति, विस्तारवादी नीति का मतलब अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जो है, या आपस में गुटबाजी ये करते थे ना गणतंत्र शासन, इनको जो है जीतकर अपने शासन में मिलाने लग गए और इनका जो है महाजनपदों का, गणराज्यों का पतन हो गया और एक राजतंत्र शासन प्रणाली अब विकसित होने लग गई। अब जो है 16 महाजनपदों में से एक जो है मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हुआ और हर्यक वंश के शासक जो है उसके राजा बन गए। समयवार हर्यक वंश के शासक उसके राजा बने, स्वामी बने और कालांतर में मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक है, आया समझ में। इस तरह से यानी महाजनपद काल में राजतंत्र और गणतंत्र थे। गणराज्यों में तो जो गणतंत्र शासन व्यवस्था थी उनको गणराज्य कहते थे। तो वहां पर तो आने वाले समय में क्या हुआ, आपसी गुटबाजी और फूट के कारण वही आपस में लड़ने झगड़ने लगे और वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे तो जो राजतंत्र थे, अलग राज्य जहाँ राजा का शासन था, वो राजा लोग उन राज्यों पर आक्रमण करके उनको हरा दिए और अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। जिससे जो कौन सा महाजनपद ज्यादा शक्तिशाली हो गया, मगध। अब मगध ने इन गणराज्यों को गणतंत्र शासन प्रणाली जिन जनपदों में थी उनको जीत जीत के अपने साम्राज्य में मिला लिया, वो शक्तिशाली हो गया। फिर उसने राजतंत्रों को भी जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार से जो है इन महाजनपदों में अंग मगध आ रहा है ना, मगध महाजनपद, तो मगध महाजनपद जो था राजतंत्र था वहाँ, और वो जो है एक शक्तिशाली शासन के रूप में उभर कर आ गया भारत में। और अब मगध में जो है हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, अजात शत्रु ये थे। तो ये लोग हर्यक वंश के शासक जो है मगध पर शासन करने लग गए। हर्यक वंश के बाद और कई वंश आए, जैसे नंदवंश आया, नंदवंश के शासक थे घनानंद, अंतिम शासक था। नंदवंश के बाद जो है ये आपका मौर्य वंश आएगा, जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा। 4 नंबर के 2 प्रश्न बने हैं आज के, कि राजस्थान के प्रमुख जनपदों का वर्णन कीजिए और एक जो ये संथागार का है। ठीक है, संथागार सभा क्या थी, तो इसका पहले यहाँ से लिखना आपको बता ही दिया था। संथागार सभा क्या थी का, एक बड़ी संस्था थी ये, और फिर यहाँ तक लिख देना आप, विस्तारवादी नीति के कारण जो है इनका
पतन हो गया, फिर जो है फिर ये लिख देना कि भाई वहाँ क्या स्थिति थी। इस तरह से आपको पहले यहाँ से शुरू करके ये पूरा पैराग्राफ लिखना है 4 नंबर में, ठीक है। और याद भी करते जाओ साथ के साथ समझ के।